नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम देख रहे थे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, जिसका कि पहला वीडियो लेक्चर आ चुका है। पहले उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा की है। ये इसका दूसरा भाग है और इसमें हम देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये एक शॉर्टकट की तरह से था। मतलब इसे एक कम अवधि के लिए लॉन्च ही किया गया था। इसमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रख दिया गया था, जो कि बहुत ही छोटा समय होता है। मतलब इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए अल्प समय होता है। बाद में गांधी जी को ये रियलाइज भी होता है कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी है और बाद में इसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ये आंदोलन एकाएक से ठप पड़ जाता है चौरी चौरा के बाद। तो आइए इसके बारे में देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो महात्मा गांधी से शुरू होता है, जो कि इसके सौजन्यकर्ता थे। इससे पहले जो खिलाफत का दौर चला था, उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय की भी पूरी सहानुभूति और लीग का समर्थन, मुस्लिम लीग का समर्थन, ये कांग्रेस के साथ मिल गया था। मतलब 1922 तक अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से उसके सपोर्ट में थी। उसके बाद इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और यहाँ पर जो युवा वर्ग था या युवा क्रांतिकारियों का दस्ता था, वो भी गांधी जी को सपोर्ट कर रहा था। यानी शांति और जो अहिंसा का रास्ता है, उसके रास्ते को अपनाकर या उस मार्ग का अनुसरण करके ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपना समर्थन दे रहे थे। लेकिन 1922 का जो दौर रहता है, चौरी चौरा के बाद वाला फेवर रहता है, तो उसमें आप देखिए कि असंतोष की एक तीव्र भावना ये मुस्लिम लीग के अंदर भी और जो क्रांतिकारी तबका था उसके अंदर भी जागृत होती है और ये दोनों ही अपना अलग अलग रास्ता बना लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मार्च 1920, ये तारीख ध्यान दीजिएगा, मार्च 1920 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मतलब किसने? महात्मा गांधी ने, जिसमें इन्होंने अहिंसक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा की। ये जो असहयोग आंदोलन था, ये कैसा था? इसकी पहली शर्त थी अहिंसा। और इसीलिए जब चौरी चौरा वाला कांड होता है 4 फरवरी सन 1922 को, गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की जगह है, वहां पे पुलिस थाने में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दी जाती है और उसमें बहुत सारे जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो जिंदा जलकर मारे जाते हैं। तो ये जो उग्र हिंसा थी, इसी के विरोध में गांधी जी ने इसे स्थगित करने की घोषणा की थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि असहयोग की पहली शर्त अहिंसा थी। चूंकि इससे पहले गांधी जी ने कई सारे छोटे छोटे जो आंदोलन थे उनका नेतृत्व किया था। छोटे आंदोलन इसलिए क्योंकि चंपारण सत्याग्रह, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद मिल हड़ताल, इन सबको आप देखिए ये छोटे आंदोलन है। असहयोग आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये बहुत बड़े स्तर के आंदोलन है, ये देश स्तर के हैं। तो एक क्षेत्र विशेष का आंदोलन और पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बहुत बड़ा अंतर होता है और ये गांधी जी को तब समझ में आता है जब वो इसे शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं क्योंकि उन्हें चंपारण से ही सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और अंत में हर जगह पे, हर स्थान पे वो सरकार से अपनी मांग को मनवाने में सफल रहते हैं। लेकिन जब असहयोग में वो पैर रखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये रास्ता उतना आसान भी नहीं है। एक क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन बहुत बड़ा महासागर है, उसे अगर आप पार करना चाहते हैं तो थोड़ा समय लेकर निकलना पड़ेगा। 1 साल में कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए वहाँ वो दूसरा प्लान बनाना शुरू करते हैं, यानी आगे की योजना तैयार करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें आवश्यक हो गया था कि असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया जाए, मतलब इसे यहीं पर समाप्त किया जाए और उसका रास्ता इन्हें मिलता है चौरी चौरा के रूप में। तो आइए देखते हैं। इसमें इन्होंने घोषणा तो कर दी और उसके बाद ये सबसे प्रमुख नेता भी उसके थे। लोग इन्हें यहाँ पर सम्मान दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, इनके एकदम पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि लोगों ने इनका जो कार्य था उसे देखा था, लोगों ने इनकी सफलता को देखा था और इनके सफल नेतृत्व को देखा था। तो लोगों के मन में इनके लिए अच्छी छवि बनी हुई थी, तो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने स्वदेशी सिद्धांत तथा प्रवृत्तियों को अपनाने का आग्रह किया, जिसमें चरखे का प्रयोग, सूत काटना, छुआछूत को दूर करने जैसी जो बातें हैं वो सम्मिलित थी। 1921 में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। जब ये लॉन्च होता है आंदोलन तो कहा जाता है कि 1 साल के भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। ये शॉर्टकट वाला लक्ष्य है, इसको रखा गया था। मतलब अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अहिंसा वाले रास्ते पर, तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति सुनिश्चित है, ऐसा कहा गया। और पूरे देश को स्वराज्य दिलाना, वो भी 1 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि संभव नहीं है। सिर्फ कही जा सकती है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकता। तो होता भी वही है। कुल मिलाकर 1921 में गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और लाखों लोगों को संबोधित करते हैं। 1922 फरवरी में आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला जो है, वहाँ पे चौरी चौरा नाम का स्थान है। वहाँ पे हिंसा की घटनाएं होती हैं, उग्र भीड़ का पूरा दस्ता रवाना होता है और अंत में जाके जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें आग लगा देता है। और इस घटना के मद्देनजर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये पूरा क्रम था। CR दास को देख लीजिए, यहाँ पे देश बंधु चित्तरंजन दास की बात हो रही है। मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कांग्रेस के 1920 के, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के पक्ष में, चूंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की, तो उसी को देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव जो आता है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब ये उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कालांतर में, कालांतर का मतलब बाद में, आंदोलन प्रारंभ होने पर इसमें इन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया था। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि CR दास कौन थे? चित्तरंजन दास इनका नाम था और इन्हें देश बंधु की उपाधि दी गई थी।
जैसे लोकमान्य ये बाल गंगाधर तिलक की उपाधि है, वैसे ही यहाँ पर देशबंधु की जो उपाधि है वो इन्हें प्रदान की गई थी। तो देशबंधु चित्तरंजन दास एक प्रख्यात वकील थे, ये पेशे से एक वकील थे, लेकिन आंदोलन के पक्ष में इन्होंने अपना जो वकालत वाला पेशा है उसको त्याग दिया था, बहुत बड़ी बात है। और इनके 3 प्रमुख सहयोगी थे। 3 प्रमुख सहयोगी कौन कौन से? तो मिदनापुर वाला जो बंगाल का इलाका था वहां पे वीरेंद्रनाथ सैमसल थे। चटगांव से अगर देखा जाए तो ये JM सेन गुप्ता थे। और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, ये 3 लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। और अपने इन सहयोगियों के साथ मिलकर, तीनों ही 1 नंबर के अच्छे वाले सहयोगी हैं, मतलब ये टॉप वाले हैं, तो इन सहयोगियों के साथ मिलकर यहाँ पे अगर देखा जाए तो CR दास ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। बंगाल का पूरा क्षेत्र जो है वो सांप्रदायिक जो भावना थी उसकी वजह से परेशान था। संप्रदायवादी भावनाओं को ही उकसाकर अंग्रेजों ने वहां पे बांटने में सफलता प्राप्त की थी, तो वो भावनाएं कहीं ना कहीं सुलग रही थी। उसको ठंडा करने का पुरजोर प्रयास इन्होंने किया था अपने सहयोगियों के माध्यम से। इसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए। जवाहरलाल नेहरू के पिता यानी मोतीलाल नेहरू जी, ये इलाहाबाद में बहुत बड़े बैरिस्टर वकील थे। और इन्होंने अपने पुत्र को, जो कि इनके इकलौते पुत्र थे, ऐसा नहीं कि ये एकमात्र इनकी संतान थे, इनकी पुत्रियां भी थी, मतलब मोतीलाल नेहरू की बेटियां भी थी, लेकिन लड़के अकेले जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इन्हें पालने पोसने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी, एकदम राजकुमार की तरह इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। विदेश में शिक्षा दिलवाई थी। और कहा जाता है कि जिस विद्यालय में, मतलब जिस महाविद्यालय में ये पढ़ा करते थे, वहां पे हर गेट पर इन्हें लाने ले जाने के लिए कार रहा करती थी। मतलब ये कॉलेज के जिस गेट से निकले उस गेट पे एक कार जो है या एक वाहन जो है इनका इंतजार कर रहा होता था, मतलब इन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अंत में अपना सब कुछ छोड़कर जवाहरलाल नेहरू जी भी सपरिवार इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं बाद में। फिलहाल इन्हें देखिए, इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि जब खादी का कपड़ा इन्होंने पहनना प्रारंभ किया, पहले ये एकदम चिकने और विदेशी कपड़े पहना करते थे क्योंकि विदेशी जो रहन सहन था वो इनके ऊपर हावी था। तो जब खादी का कपड़ा ये धारण करने लगे तो उस समय हाथ से बिनी हुई खादी होती थी, बड़ी खुरदुरी होती थी, इनकी त्वचा छिल जाती थी, इन्हें घाव बन जाते थे, इस प्रकार का माहौल होता था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। अब इसके बाद किसान सभा के संगठन में और उनके क्रियाकलापों में इन्होंने सहयोग दिया। गांधी जी के द्वारा असहयोग को वापस लिए जाने के निर्णय का इन्होंने तीव्र विरोध किया था। तीव्र विरोध क्यों किया था? क्योंकि उस समय यह भी जो असहयोग आंदोलन था उसको आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। JM सेन गुप्ता को देखिएगा, तो JM सेन गुप्ता को अगर देखा जाए तो ये बंगाली राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने कि असम के चाय बागानों के मजदूरों की हड़ताल और उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया था। ये बंगाली राष्ट्रवादी नेता थे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो असम चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल हो रही थी उसमें ये उनके साथ थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद बसंती देवी को देखें तो ये CR दास की पत्नी थी, मतलब देशबंधु चित्तरंजन दास की ये पत्नी थी। 1921 में गिरफ्तार होने वाले स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयं सेविका थी। स्वयं सेवक जो है ये पुल्लिंग शब्द है, स्वयं सेविका थी और ये पहली महिला थी इस प्रकार की। तो पहले के जो क्रांतिकारी होते थे, राष्ट्रवादी नेता होते थे, उसमें से अधिकांश या अनेक ऐसे थे जो कि सपरिवार इस पूरे आंदोलन में कूद पड़ते थे। जैसे आप जवाहरलाल नेहरू को ही देखिए, जब वो गिरफ्तार हो गए तो इंदिरा गांधी, जो कि उनकी इकलौती पुत्री थी, वो अपनी पूरी वानर सेना बनाकर और अपनी बाल मंडली बनाकर जो जितने भी राष्ट्रवादी नेता होते थे, जितने भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सेनानी होते थे, उन्हें सहयोग करती थी, तरह तरह से राहत पहुंचाने का काम करती थी। तो ये सब बातें, मतलब इनके पूरे फैमिली मेंबर जो होते थे वो सक्रिय रहते थे। इसके बाद आप देखें वीरेंद्रनाथ सैमसल, कोई भी बड़ा अगर आयोजन हो रहा है, बड़ा यज्ञ चल रहा है, तो उसमें आहुति भी बड़े पैमाने पर देनी पड़ती है ना। तो वही बात है, भारत की आज़ादी की लड़ाई या पूरा ये जो संघर्ष है एक बहुत बड़ा महायज्ञ था और इसे संपन्न करने के लिए बहुत सारी प्राणों की आहुति, जैसे बलि दी जाती है तो प्राणों की बलि, उसके अलावा अपना सब कुछ त्यागने वाली जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं और अंत में ये सफल होता है। अब आइए देखते हैं आगे। तो वीरेंद्रनाथ सैमसल को हालांकि हमने पीछे नाम के तौर पे देखा है, लेकिन अब इनका परिचय देख लीजिए। तो इन्होंने मिदनापुर के कांताई और तामलुक वाला जो सब डिवीजन था, वहां पे कौन कौन सा क्षेत्र है, कांताई है और तामलुक है, ये सब डिवीजन है मिदनापुर के। तो यहाँ पर यूनियन बोर्ड विरोधी प्रदर्शनों को संगठित किया और नवंबर-दिसंबर 1921, चूंकि ये पूरा दौर जो है ये असहयोग का है, तो यहाँ पर जो बात होगी वो 1920 से शुरू होगी और 1922 पर खत्म हो जाएगी, उसी के बीच में वैरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है नवंबर-दिसंबर 1921, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने मिदनापुर में कर ना अदायगी का अभियान चलाया था, मतलब कर हम अदा नहीं करेंगे, ये वाला जो अभियान है, इसको लॉन्च करने वाले या इसे चलाने वाले मिदनापुर वाले क्षेत्र में ये वीरेंद्रनाथ सैमसल जी थे। इसके बाद जितेंद्रनाथ बनर्जी को देख लीजिएगा, यहाँ पे बजर्जी दिया हुआ है, बनर्जी होगा, ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा। तो जितेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने बोगरा, पावना और वीरभूमि, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे 1921 में चलाए गए आंदोलन, जो बंदोबस्त अभियान था, मतलब इन्होंने आंदोलन चलाया था, लेकिन किसके खिलाफ चलाया था वो दिया हुआ है। तो बंदोबस्त अभियान के विरुद्ध किसानों को संगठित किया था और किसानों का एक आंदोलन खड़ा किया था। तो ये वाला जो योगदान है ये जितेंद्रनाथ बनर्जी का है। क्षेत्र याद रखिएगा, बोगरा, पावना और वीरभूमि, और समय है 1921। किसके विरुद्ध ये अभियान चला रहे थे? तो जो बंदोबस्त का पूरा एक कार्यक्रम था उसके विरुद्ध। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने असहयोग आंदोलन को पूर्ण सहयोग दिया था।
यहाँ पर ये गांधी जी के साथ थे। गांधी जी के साथ इनके जो मतभेद हैं वो बाद में सामने आते हैं, बाद में इन दोनों की विचारधाराएं मैच नहीं करती हैं और अंत में कांग्रेस से ये बाहर का रास्ता ले लेते हैं। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया था और उनके समर्थन में सिविल सेवा से त्यागपत्र भी दे दिया था। मतलब असहयोग का जो पूरा दौर था उसमें अपना सब कुछ त्याग कर कूद पड़ने का जो आह्वान किया गया था, उसी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें कि इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था, उससे त्यागपत्र देकर इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेने का निश्चय किया। कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त किया गया था इन्हें, ये भी एक पदवी है। इसके बाद देखिए अली बंधु। अली बंधु में दो बंधुओं के नाम है, यानी दो भाइयों के नाम है। एक तो शौकत अली है, दूसरे मोहम्मद अली हैं। आपने इनके बारे में सुना ही है। खिलाफत आंदोलन के ये दो नेता थे। जैसा कि आपने पीछे देखा कि खिलाफत का जो दौर चलता है, यानी तुर्की के खलीफा का यहाँ पे पदहरण ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, मतलब उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। तो इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा आहत रहती है, लोग परेशान रहते हैं और विरोध में रहते हैं। गांधी जी इन्हें सहयोग करते हैं, मतलब भारतीय स्तर पर इसे सपोर्ट देते हैं। तो खिलाफत आंदोलन कोई राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था, ये धार्मिक आंदोलन था, धर्म आधारित था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी का इसमें योगदान देने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। जो ये अलग थलग महसूस कर रहे हैं, इन्हें अपने साथ मुख्य धारा में ले आया जाए, ताकि आंदोलन में इनसे सहयोग प्राप्त हो सके और पूरे देश में एकता की भावना का संचार हो सके। जो बंगाल विभाजन के समय खाई बनी हुई है, उसको पाटने का एक प्रयास किया गया। ये सफल भी रहता है। जब तक असहयोग का पूरा दौर चलता है, तब तक मुस्लिम लीग और मुस्लिमों का पूरा समर्थन ये गांधी जी को मिलता रहता है। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग का समर्थन गांधी जी को मिलता है। लेकिन जैसे ही असहयोग निरस्त होता है, सारे जितने भी धड़े रहते हैं, जितने भी इसमें वर्ग रहेंगे, चाहे वो युवा वर्ग हो या मुस्लिम समुदाय हो या जितने भी अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, वो अपना अपना रास्ता पकड़ के नए मार्ग की तलाश करने लगते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन है, यहाँ आप देख रहे हैं अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। इसमें मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि किसी भी मुसलमान का ब्रिटिश सेना में रहना धर्म विरुद्ध है। अगर कोई भी मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश सेना में काम करता है या उनकी नौकरी करता है, तो ये इस्लाम की खिलाफत है। और इन दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। अब इतना बड़ा नारा देंगे तो फिर अंग्रेज जो है वो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो तुरंत जेल में भरेंगे, वो तो मौका देखते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए मोतीलाल नेहरू जी को देख लेते हैं। तो गांधी जी द्वारा असहयोग के आग्रह के कारण, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और उसके बाद देखिए यहाँ तारीख दी हुई है, तारीख देख लीजिए। 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध वकील, जिसमें कि जिन्होंने कि आंदोलन के समर्थन में अपनी वकालत छोड़ी थी, लोग अपने अपने पेशे को, छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ के, जो नौकरीशुदा लोग थे वो अपनी नौकरी छोड़ के, वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, सब इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि प्रसिद्ध जो तत्कालीन वकील थे, जैसे कि इसमें आप M.R. जयकर का नाम देख रहे हैं, सैफुद्दीन किचलू हैं, वल्लभ भाई पटेल भी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, टी प्रकाशम थे, आसफ अली थे, इस प्रकार के नाम आते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन में भाग लेने के लिए पूरी तरह से वकालत वाला जो क्षेत्र है या अपना जो नौकरी धंधा है उसको छोड़ दिया था। और इन प्रसिद्ध वकीलों के अपने पेशे से त्यागपत्र देने के कारण तत्कालीन जो अन्य भारतीय थे, जो कि सरकारी सेवाओं और जो सहकारी संस्थाएं थी उनसे संबंध विच्छेद कर रहे थे, उनको भी प्रेरणा मिलती है और सब इस आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर अपना सर्वस्व त्याग कर ये जो पूरा हवन चल रहा है, ये यज्ञ चल रहा है, इसके अंदर अपनी आहुति देने के लिए सब लोग तत्पर हो गए कि भाई 1 साल के अंदर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, तो कुछ सोच समझ कर ही कहा गया होगा और जरूर हम इसमें योगदान देंगे। क्यों ना सबको एकदम एक झटके में सॉल्व आउट कर लिया जाए, मतलब सब कुछ ठीक कर लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लंबा खिंच जाता है। हालांकि सफलता मिलती है, बाद में मिलती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय प्रारंभ में असहयोग की नीति के सहमत या समर्थन में नहीं थे। मतलब पहले ये असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहे थे शुरुआत में। बाद में क्या होता है, तो बाद में यहाँ देखिए कि शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार की नीति का भी ये विरोध कर रहे थे। जैसे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया जा रहा था, वहाँ पढ़ने वाले अपनी पढ़ाई छोड़ रहे थे, तो इसका ये विरोध कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में इन्हें लगता है कि ये आंदोलन जो है ये कारगर सिद्ध होता है, तो हो सकता है, तो इसलिए समर्थन करने लगते हैं, ये उसे सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि 1922 में आंदोलन वापस लिए जाने के निर्णय का तीव्र विरोध भी करते हैं। शुरुआत में ये आंदोलन को शुरू करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ इन्हें यह एहसास हो जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1922 में जब ये रद्द कर दिया जाता है, तो उस समय ये उसका प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, इसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो असहयोग आंदोलन था, इसको रद्द करने का विरोध बहुत सारे लोगों ने किया था। मतलब एक बड़ा तबका था या जो मेजॉरिटी थी वो इसके फेवर में नहीं थी। मतलब गांधी जी को सपोर्ट लोग नहीं कर रहे थे, वो इसके खिलाफ थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बिहार से असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं आज़ादी के बाद। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देखेंगे तो इन्होंने गुजरात जो क्षेत्र था उसमें असहयोग आंदोलन के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका यह मत था, इनका यह विश्वास था कि असहयोग की नीति, ध्यान दीजिएगा, असहयोग की नीति क्रांतिकारी आतंकवाद की अपेक्षा अधिक उपयुक्त नीति है। सहयोग मत करो। असहयोग का मतलब क्या है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, शासन में ब्रिटिश सरकार को हम सहयोग नहीं देंगे।
और कोई भी शासन तब नहीं चल सकता जब जनता उसको सपोर्ट न करे। कोई भी शासन व्यवस्था हो, आज का ही प्रशासन क्यों ना हो, अगर उसमें नागरिकों की भागीदारी नहीं होगी, नागरिक जो है वो प्रशासन के नियमों को मानने से मना कर दें, वहां से एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लें, तो शासन चल पाएगा? एक भी दिन नहीं चल पाएगा। वही हाल अंग्रेज सरकार का भी हुआ होता अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा होता, लेकिन बीच में ही रद्द हो जाता है। तो इसीलिए असहयोग की जो नीति है उसको ज़्यादा कारगर माना गया। वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि जो चीज़ हम लोग लड़ झगड़ कर नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो इस रास्ते से प्राप्त कर सकते हैं, और इसी माध्यम से साम्राज्यवादी शासन को समाप्त किया भी जा सकता है। अगर हम हथियार और बल का प्रयोग करना चाहेंगे तो उस मामले में वो हमसे ज़्यादा हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा सक्षम हथियार हैं, ज़्यादा नीतियाँ हैं, ज़्यादा अधिकार हैं उनके पास, तो वो हमें दबा देंगे। लेकिन ये जो रास्ता है इसमें अंग्रेज बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और हम अपना काम निकाल लेंगे, ऐसा इनका मानना था। इसके बाद आप मोतीलाल तेजावत को देखेंगे तो इन्होंने असहयोग की जो गतिविधियां थी उनको सक्रिय करने के लिए भीलों को संगठित किया था। जो भील जनजाति होती है, ये जनजाति है, इसको इकट्ठा करने का, एकजुट करने का काम किया था। इन्होंने देखा था कि जो पीछे पास्ट टाइम था या पीछे का समय था, उस समय जनजातीय विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर होते थे, और ये जो जनजातीय विद्रोह होते थे, चाहे वो भील का विद्रोह हो या मुंडा विद्रोह हो, या आप देखें कि पीछे जो अन्य इस प्रकार के विद्रोह होते हैं, कोई गिनती की बात नहीं है, बहुत सारे, इन सब में अंग्रेज़ों को बहुत परेशानी होती है। दबाने में अच्छा खासा जो मशक्क़त वाला काम है वो करना पड़ता है, और ये बहुत लंबे खींचते हैं और बड़े हिंसक रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जनजातीय लोग हैं, अगर इन्हें प्रेरित कर दिया जाए, इनकी भावनाओं को, जो सोई हुई भावनाएं हैं, उन्हें एक बार जागृत कर दिया जाए, तो ये अपनी जो अस्मिता है, अपनी जो संस्कृति है, उसके लिए मर मिटने को तैयार हो सकते हैं। तो मोतीलाल तेजावत ने क्या किया, यहाँ मरने मारने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आंदोलन में योगदान देना है, तो इन्होंने असहयोग की नीतियों में सक्रिय योगदान देने के लिए जो भील जनजाति है उसको इकट्ठा किया और भील आंदोलन को अपना समर्थन दिया, ताकि इनके नेतृत्व के कारण कुछ नया अचीव किया जा सके। उसके बाद सीताराम राजू को आप देख रहे हैं, अलूरी सीताराम राजू इनका पूरा नाम है। इन्होंने आंध्र क्षेत्र से जनजातियों को संगठित करने का काम किया और उनकी मांगों को असहयोग से जोड़ दिया। देखिए, किसी भी मुख्य आंदोलन को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने का एक तरीका होता है, उसके साथ अन्य लोगों के हितों को जोड़ दिया जाए। मतलब हर आदमी जो है उसको अपने निजी हित से जोड़ कर देख ले। जब अपना फायदा उस व्यक्ति को उस आंदोलन में नजर आएगा तो वो एकदम बढ़ चढ़कर जी जान से उसमें अपना सपोर्ट देगा। और इसलिए यहाँ आवश्यक हो गया था कि जो एकदम छोटा तबका है या एकदम जो अलग थलग लोग हैं, कटे हुए लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको भी इस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि ये आंदोलन बड़े पैमाने पर सफल हो सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में असहयोग की भावना के प्रचार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका नाम है अलूरी सीताराम राजू, इनका नाम आप देख लीजिएगा। उसके बाद हसरत मोहानी को आप देखिए, तो हसरत मोहानी ये खिलाफत के नेता थे, ये असहयोग के नेता नहीं थे। मूल रूप से इनका संबंध किससे है, खिलाफत आंदोलन से है। और इन्होंने अली बंधुओं की गिरफ्तारी की निंदा की। पीछे आपने देखा कि शौकत अली और उनके जो भाई हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की ये निंदा करते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, तथा भारत को पूर्ण आज़ादी दिए जाने की मांग की, ये इसमें जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ नीचे और भी लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं, तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, इसके अलावा कोवास जी, जहांगीर, फ्रोजे, सेतना, सीतलवाद, इस प्रकार के जो लोग हैं ये सभी औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग से संबंधित हैं। अभी पीछे आपने देखा ना कि औद्योगिक तबके का भी आह्वान किया जाता है स्वदेशी वाले क्षेत्र में कि वो अपने देश की तरक्की में योगदान दे, तो इनका संबंध औद्योगिक और जो व्यवहारिक वर्ग था उससे था। 1920 में असहयोग विरोधी एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने। इसके बाद यहाँ पे मोहम्मद हाजी, काला थिंगल मोहम्मद, इसके अलावा अली मुस्लियार और सीथी खोया थंगल, इसके अतिरिक्त इम्बेची कोया थंगल, ये सब नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं जो कि इस आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। इन सभी ने विभिन्न स्थानों से खिलाफत गणराज्यों के अध्यक्षों की भूमिका निभाई थी। इनका संबंध खिलाफत से था, लेकिन खिलाफत भी उस समय असहयोग के साथ आकर जुड़ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आप के माधवन नायर को देख रहे हैं, ये देखिए। इसके अलावा यू गोपाला मेनन है, याकूब हसन है, पी मोइनुद्दीन कोया है, ये सभी खिलाफत के नेता हैं। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये खिलाफत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कि असहयोग आंदोलन को अपना महत्वपूर्ण समर्थन दिया। फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। जो 1921 फरवरी का मौसम था उस समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद आप देखिए मोहम्मद उस्मान को, तो ये एक अन्य खिलाफत प्रदर्शनकारी थे और इन्होंने कलकत्ता में अनेक स्वयंसेवी संगठनों और ट्रेड यूनियनों को संगठित किया था। जो ट्रेड यूनियन होती है उसको भी इकट्ठा करके यहाँ इस विद्रोह से जोड़ने का काम इन्होंने किया था। इसके बाद स्वामी विश्वानंद का नाम आता है, तो इन्हें रामजस अग्रवाल नामक एक मारवाड़ी खदान कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। मतलब ये नाम किसका है, स्वामी विश्वानंद का है। और स्वामी विश्वानंद जो थे, इन्हें रामजस अग्रवाल नाम का जो एक मारवाड़ी कार्यकर्ता था, ये खदान का कार्यकर्ता था, जो खाने होती है वहाँ पे काम करता था, तो इनका सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। और स्वामी विश्वानंद ने स्वामी दर्शनानंद के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन के समर्थन में रानीगंज और झरिया की जो अनेक कोयला और खनिज की खानें थी उसमें मजदूरों को इकट्ठा किया। यहाँ आपने देखा ना कि जो एक खनिज कार्यकर्ता है, मारवाड़ी है, इनका नाम है रामजस अग्रवाल, तो इनका इन्हें समर्थन प्राप्त होता है।
तो इसे अपने विश्वास में लेकर ये क्या करते हैं, पूरे जो खान के या खनिक मजदूर रहते हैं उन्हें इकट्ठा करने का काम करते हैं और इकट्ठा करके उन्हें समझाते हैं कि उनके अधिकार क्या है और सरकार जो अंग्रेज सरकार है वो उन्हें उनके राइट्स नहीं दे रही है। तो इसके लिए इन्हें असहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि इन्हें इनके अधिकार मिल सके। उसके बाद आप किशन सिंह और मोटा सिंह को नीचे देख रहे हैं। तो इन्होंने जालंधर और होशियारपुर से 1921 में बड़बर अकाली दल जो है इसका गठन किया था और कर ना अदायगी का जो आंदोलन है उसको चलाया था। असहयोग में ये भी जुड़ा हुआ था कि कर हम नहीं देंगे, और असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद आप जयराम दास दौलत राम को देखिए, यहाँ पर है। ये महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, मतलब करीबी यहाँ पे सपोर्टर थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी गोविंदानंद को देखेंगे आप, तो ये गांधी जी के कट्टर समर्थक थे, कट्टर विरोधी वैसे ही कट्टर समर्थक। तो यहाँ पर ये उतना ही प्रबल समर्थन दिया करते थे। राजद्रोह के आरोप में मई 1921 में इन्हें 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में ये कांग्रेस के ही विरोधी हो जाते हैं। मजे की बात है, असल में जो असहयोग से पहले का समय था वो कुछ और था और 1922 के बाद वाला जो समय है वो कुछ और है। उस समय असंतोष का एक भाव बहुत लंबे समय तक दिखाई देता है, तो उसी के चलते ये बाद में कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं। फिर नीचे जो पैराग्राफ यहाँ अंतिम वाला आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे नाम एक साथ दिए हैं, जैसे कि S.A. डांगे हैं, इसके अलावा R.S. निम्बकर हैं, B.D. संथाए हैं, R.B. नादकर्णी हैं, S.B. देशपांडे हैं, K.N. जोगलेकर हैं। ये सब नाम हैं। ये सभी जो है ये सिद्धांतवादी छात्र समूहों से संबद्ध थे तथा आंदोलन को प्रोत्साहित करने में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। किंतु ये गांधीवादी विचारों की तर्ज पर अपने कार्यक्रम को चलाने के समर्थक नहीं थे। ये गांधीवादी विचारों के समर्थक नहीं थे या उस तर्ज पर आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। इनका अपना रास्ता था, अपने तरीके से ये काम करना चाहते थे। तो इसमें देखिए यहाँ पर कहा गया कि ये सभी R.B. लोटवाला नाम का एक समाजवादी करोड़पति व्यवसायी, मतलब यहाँ देख रहे हैं ये नाम दिया है, R.B. लोटवाला नाम के एक समाजवादी करोड़पति व्यवसायी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, अत्यधिक प्रेरित थे। S.A. डांगे ने 1921 में गांधी, यहाँ देखिए गांधी वर्सेस लेनिन नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा था। ये किताब है गांधी वर्सेस लेनिन, इसे फिर से देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। गांधी वर्सेस लेनिन 1921 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? S.A. डांगे के द्वारा। और इस पुस्तक में डांगे ने कारखानों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी भूमि को काश्तकारों के मध्य बांटने तथा स्वराज्य की स्थापना की वकालत की थी। तो पुस्तक कब लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर कौन सा मैटर है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले व्यक्तित्व को देख लेते हैं। ये है थिरुविका, यहाँ आप देख रहे हैं थिरुविका। इन्होंने मजदूर आंदोलन को प्रोत्साहित किया था तथा बकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों में जुलाई से अक्टूबर 1921 तक चलने वाली हड़ताल को सक्रिय सहयोग दिया था। 1921 जुलाई से अक्टूबर तक का जो समय था उसमें चलने वाली हड़ताल को सक्रिय सहयोग दिया था। इसके बाद सिंगारवेलु चेट्टियार का नाम आता है। तो ये मद्रास के एक प्रसिद्ध वकील तथा मजदूर संगठनकर्ता थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मजदूरों के उदय में एक प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। ये दक्षिण भारत में प्रथम साम्यवादी थे। ये अहिंसक असहयोग की नीति को पूंजीवाद एकाधिकार के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के समर्थक थे। इसका मतलब समझ में आया? ये भारत के पहले, दक्षिण भारत के पहले, पूरे भारत में तो नहीं लेकिन दक्षिण भारत के पहले साम्यवादी नेता थे। समाजवादी और साम्यवादी में फर्क होता है। ये साम्यवादी नेता थे, साम्य स्थापित करना इनका उद्देश्य था और इनका ऐसा मानना था। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगारवेलु चेट्टियार की। ये मद्रास के मूल निवासी थे, पेशे से वकील थे, मजदूरों को ये सपोर्ट देते थे। तो ये अहिंसक असहयोग आंदोलन की जो नीतियां थी या उसका जो नेतृत्व था, उसके सहारे यहाँ पर देखिए पूंजीवाद का जो एकाधिकार है उसके विरुद्ध लड़ने का काम करते थे। पूंजीवाद का या पूंजीवादी जो दल था वो पूरा अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, तो उसे हटाना इनका उद्देश्य था और इसके लिए ये असहयोग को एक मुख्य हथियार मानते थे। ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोंडा वेंकटपाया, इसके अलावा ए कोलेश्वर, राव टी प्रकाशम और पट्टाभी सीतारमैया, ये नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी ने आंध्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, मतलब नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र उधर का है, वहां पे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन सभी के नाम याद रखिएगा। किस क्षेत्र से ये असहयोग को सपोर्ट दे रहे थे वो भी ध्यान देना है आपको। इसके बाद दुग्गीराला को देखिएगा। दुग्गीराला गोपाला कृष्णरैया इनका नाम था, दुग्गीराला गोपाला कृष्णैया। और इन्होंने गुंटूर जिले के चिराला पराला, ध्यान दीजिएगा, गुंटूर जिले का चिराला पराला नाम का जो छोटा सा शहर या कस्बा है, यहाँ के निवासियों को सरकार द्वारा शहर में नगरपालिका के निर्माण के प्रस्ताव तथा स्थानीय करों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन करने हेतु संगठित किया। इनका काम क्या था? ये जो चिराला पराला नाम का एक कस्बे नुमा शहर था, वहां पे नगरपालिका के निर्माण के प्रस्ताव हेतु जो विरुद्ध प्रदर्शन है उसको करने के हेतु संगठित कर रहे थे। उसके अलावा स्थानीय जो कर है उसमें वृद्धि करने का भी विरोध करने का इन्होंने निश्चय किया था और इसके लिए वहां के निवासियों को एकजुट कर रहे थे, मतलब उन्हें जागरूक करके इकट्ठा कर रहे थे। गोलबंदी जो कही जाती है वो कर रहे थे। इसके बाद नीचे आप बारदोलोई को देख रहे हैं। ये NC बारदोलोई है। ये असम के कांग्रेसी नेता थे। इनका नाम आप देख रहे हैं, NC बारदोलोई। ये असम के कांग्रेसी नेता थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, किंतु ये बागानों में हड़ताल किए जाने के विरोधी थे।
अच्छा, अब ये बागानों में हड़ताल क्यों, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये बागान के खुद मालिक थे। अब ये बागान के खुद मालिक हैं तो बागानों में अगर हड़ताल होगी तो इनका भी घाटा होगा, तो यहाँ निजी स्वार्थ भी साथ साथ चलता रहता था। इसके बाद अंबिकागिरी राय चौधरी को देख लीजिए, तो ये असम केसरी के नाम से विख्यात थी और असमिया लोगों पर इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। इन्होंने असम वासियों में राष्ट्र प्रेम की जो भावनाएं थी उन्हें जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद मुजफ्फर अहमद को आप देखेंगे, तो मुजफ्फर अहमद जो है इन्होंने कलकत्ता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना की थी। एमएन राय और नलिनी गुप्ता के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव था। ध्यान से देखिएगा, मुजफ्फर अहमद के बारे में बात चल रही है। कलकत्ता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना करते हैं और एमएन राय और नलिनी गुप्ता, इनके विचारों का इन पर, मतलब इनके ऊपर, मुजफ्फर अहमद के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद यहीं से दूसरे व्यक्ति का नाम स्टार्ट हो गया है, लाइन नहीं चेंज हुई है, आप यहां से देख सकते हैं, सोमेश्वर प्रसाद चौधरी। यहां तक देखिए, मुजफ्फर अहमद से लेकर यहां था तक ये पूरा एक मैटर है। उसके बाद यहां से दूसरे व्यक्ति का नाम शुरू होता है, सोमेश्वर प्रसाद चौधरी। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा, ये कलकत्ता के एक छात्र नेता थे। सोमेश्वर प्रसाद चौधरी कौन थे? ये कलकत्ता के छात्र नेता थे और इन्होंने यहाँ नीचे आप नाम देख रहे हैं, ये राज शासकी है। नादिया और पावना मुर्शिदाबाद सीमा क्षेत्र जो था, मतलब इलाके के बारे में कहा जा रहा है, वहां पे नील की बलपूर्वक खेती कराए जाने का विरोध किया था और उस पूरे संदर्भ में किसानों को एकजुट करने का काम किया था। किसानों को इकट्ठा करके उन्हें इस नील वाला जो खेती का जबरदस्ती वाला काम वहां पे हो रहा था उसका विरोध करने के लिए उकसाया था। इसके बाद आप पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी और गोविंद बल्लभ पंत तथा लाल बहादुर शास्त्री जी को देखेंगे। ये सभी नेता जाने माने हैं, इन्हें आप जानते ही हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन है, इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं और लाल बहादुर शास्त्री हैं। इन सभी ने अपना राजनीतिक जीवन 1920-21 के समय में प्रारंभ किया था और यह वह समय था जब असहयोग आंदोलन पूरे जोश खरोश के साथ चल रहा था। 1920, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1920 और 1921 ये जो समय था, इस समय असहयोग एकदम अपनी परवान पे था, रंग पर चढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब प्राप्त कर ही लिया जाएगा। जैसे आपके सामने एक आशा की किरण दिखाई देती है ना, सब लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए बैठे थे कि आज़ादी नहीं मिल सकती, या प्रयास करें भी तो किस आशा पर करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सामने से एक उम्मीद की लौ जलती हुई दिखाई देती है और उस लौ के सहारे आदमी बहुत कुछ कर जाता है। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है और लोग एकदम यहाँ पे आशान्वित थे, आशावादी विचारों से भरे हुए थे और इसीलिए अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रयास कर रहे थे। तो 1921 में जो असहयोग आंदोलन था वो एकदम चरम सीमा पर था और उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद प्रेमचंद को भी देख लेते हैं। तो प्रेमचंद पेशे से साहित्यकार थे, ये तो आप जानते ही हैं, उपन्यासकार, उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। फरवरी 1921 में इन्होंने गोरखपुर सरकारी स्कूल से त्यागपत्र दे दिया और आज नाम का जो पत्र है, यानी समाचार पत्र है, उसके प्रकाशन से ये जुड़े रहे। इसे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, देखिए, आज नाम का जो समाचार पत्र था उसके प्रकाशन से जुड़े रहे। इनके उपन्यासों में प्रेमाश्रय और रंगभूमि में गांधीवादी सिद्धांतों तथा मूल्यों की झलक दिखाई देती है। तो सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेमचंद की जो अधिकतर रचनाएं उसमें गांधीवादी विचारधाराओं की झलक कहीं ना कहीं आपको दिखी जाएगी। और प्रेमचंद ने असहयोग को स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया था, ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, बाबा रामचंद्र को आप देखिए, इन्होंने दक्षिण अवध तथा दक्षिण पूर्वी अवध में विभिन्न किसान विद्रोहों को संगठित किया था तथा इन किसान विद्रोहों को असहयोग आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां तक हमने देखा, ये हम देख रहे थे बाबा रामचंद्र के बारे में। इसके बाद अभी जिन व्यक्तियों के बारे में देखना शेष है उसमें आप देखिए ए शाह नईम आते हैं। तो ए शाह नईम को आप देखिए, इनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने स्वयं को सालोन का राजा घोषित किया था और कर न अदा करने वाला जो आंदोलन है वो इनके द्वारा चलाया गया था। एमएन राय को आप देखेंगे तो ये साम्यवादी नेता थे। इन्होंने वैगार्ड नाम का जो समाचार पत्र है, ये साम्यवादी पत्र है। आपने पीछे देखा है कि एमएन राय जो थे ये साम्यवादी विचारधारा के थे, तो वैगार्ड नाम का जो साम्यवादी पत्र है उसका इन्होंने संपादन भी किया था। इन्होंने सत्र न्यायालय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहा गया है, इन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा चौरी चौरा घटना के संबद्ध 225 लोगों में से 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। मतलब यहाँ पर देखिए, जितने लोगों ने वहां पे आग वगैरह या आगजनी का काम किया था उसमें से 225 लोगों में से 172 को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। तो इसका इन्होंने विरोध किया और इसकी भर्त्सना की और बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदलकर 19 को मृत्युदंड दिया और शेष को देश से निर्वासित कर दिया। तो इनके विरोध करने से कुछ लोगों की जान बच जाती। इसके बाद भगवान अहीर को देख लीजिए, ये भगवान अहीर है, गोरखपुर के एक सैन्य पेंशन भोगी ये नागरिक थे, मतलब सेना की पेंशन इन्हें प्राप्त थी और ये गोरखपुर के रहने वाले थे, जिन्हें पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था। पुलिस इन्हें बढ़िया से पीटी थी और इस घटना से गोरखपुर में साम्राज्य विरोधी जो भावनाएं हैं वो भड़क उठती हैं और इसकी परिणति किसानों द्वारा चौरी चौरा में 22 जो पुलिसकर्मी थे उनकी हत्या के रूप में होती है। आप ये सोचते हैं ना कि भीड़ इतनी ज्यादा उग्र क्यों हो गई थी, तो यही कारण था। मतलब कई सारे कारण थे लेकिन उसमें से एक मुख्य कारण, जैसे उकसाने वाला कारण होता है, तो वो ये था।
मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति थे, लीडर थे या नागरिक थे, नेता थे, उनको पकड़कर पीटा जाएगा, उन्हें अधमरा कर दिया जाएगा या उनका अपमान किया जाएगा, तो आम जनता जो है वो नाराज हो जाती है और यहाँ किसान इनके समर्थन में आकर एकदम से भड़क कर निकल पड़ते हैं और वहां पर जाकर थाने को ही फूंक देते हैं और उसके बाद सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो ये सब चीजें आप देखते हैं, लेकिन ये प्रयास बेकार नहीं जाते। तत्काल में लगता है कि भाई आंदोलन समाप्त हो गया, सब जितना हमने कोशिश की थी सब पानी में चली गई, ऐसा कुछ नहीं था। समय के साथ साथ ये प्रयास ही धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी का पायदान तैयार करते हैं और अंत में वो मंजिल तक पहुंचाती है। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग सविनय अवज्ञा पर चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि गांधी जी का क्या योगदान था, कैसे उन्होंने इसे शुरू किया था और इसका जो अंत है वो कैसे होता है, इसका क्या परिणाम निकलता है, इन सब पे चर्चा होगी। लेकिन वो सब होगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।